हेलो, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू, है ना। आज हम केपलर के सेकंड लॉ की स्टडी करेंगे, है ना। सबसे इंटरेस्टिंग लॉ मेरे को ये सेकंड लॉ लगता है ना। इनफैक्ट केपलर के सारे लॉ इंटरेस्टिंग है ना। पहले लॉ में हमने देखा कि अब तक तो हम सर्कल के बारे में पढ़ रहे थे, है ना। तो केपलर ने कहा कि सर्कल नहीं होता, इलिप्स होता है। तो वो इलिप्स की जो शेप है उसको भी हमने ड्रॉ करके देखा था, तो उसको ड्रॉ करना भी काफ़ी अच्छा लगता है। और वो इलिप्स की जो शेप है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, एक अमेजिंग चीज़ है ना। उसको ड्रॉ करना और उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो खास तरह की है जो हमने अभी तक नहीं देखी थी, है ना। तो पहला लॉ भी बहुत इंटरेस्टिंग है। सेकंड लॉ में आप देखोगे कि दो अलग अलग तरह के शेप्स आपको यहाँ पे दिखाई देंगी और उनके एरिया बराबर है ना। चाहे आप कहीं पे भी जाओगे तो वो एरिया बराबर आते हैं, तो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। और तीसरे लॉ में हम देखेंगे कि स्क्वायर क्यूब के बराबर हो रहा है ना। एक तरफ स्क्वायर होगा, एक तरफ क्यूब होगा। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि केपलर के तीनों ही लॉ इंटरेस्टिंग है ना। ओके, ये सारे लॉ केपलर ने डेटा के अंदर से पैटर्न डिस्कवर किया है, उससे ये रिलेशनशिप मिली है ना। ओके, तो केपलर का जो सेकंड लॉ है ना, केपलर ने जो कहा उसको सही मान लेते हैं, क्योंकि केपलर ने ये जो बात कही ये कई सालों के डेटा को एनालाइज करके और उससे जो पैटर्न डिस्कवर हुआ है वहाँ से ये केपलर ने ये डिस्कवरी की है ना। तो कई सालों का जो डेटा था उसको एनालाइज करके केपलर ने ये रिलेशन हमको बताया है ना। इसलिए हम केपलर की बातों को सही मान लेते हैं, बाद में प्रूफ करेंगे, है ना। पहले हम उसको सही मानते हुए काम करते हैं, ठीक। ओके, तो ये सिचुएशन है ना। पहले लॉ में हमने देखा था कि जो प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों तरफ इलिप्टिकल ऑर्बिट्स में चक्कर लगा रहे हैं। तो ये इलिप्टिकल ऑर्बिट है और प्लैनेट्स इस तरीके से इस इलिप्स में जा रहे हैं, है ना। इलिप्टिकल ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व हो रहे हैं, ठीक। अब इलिप्स के अंदर हमने एक चीज देखी थी कि इलिप्स के अंदर दो फोकस होते हैं, है ना। एक फोकस यहां पे होता है ना, एक फोकस यहां पे होता है और एक फोकस यहां पे होता है, ठीक है। हमने देखा था कि इन दोनों में से एक फोकस पे सन होता है ना। तो इस फोकस पे सन को रख देते हैं, यहां पे आपका सन आ जाएगा, ठीक है। और इस ऑर्बिट में प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है, तो मान लेते हैं कि प्लैनेट इस वक्त यहां पर है, ठीक है ना। ये प्लैनेट हो गया आपका, ठीक है। अब सन और प्लैनेट के बीच में जो दूरी है ना, वो क्या हो जाएगी, है ना। ये सन से प्लैनेट को एक लाइन से ज्वाइन कर देते हैं। सन से आपने प्लैनेट को ज्वाइन कर दिया, है ना। तो आपके पास ये लाइन आ गई, द लाइन ज्वाइनिंग द सन एंड द प्लैनेट, है ना। और इसका जो डिस्टेंस है वो ये दूरी भी हो जाएगी, प्लैनेट से सन की दूरी भी हो गई, है ना। तो ये सेटअप है, ठीक है। ओके, है ना। ये लाइन ज्वाइनिंग प्लैनेट और द सन है, इस पे हम फोकस करेंगे, ठीक है। ओके, अब आपको क्या करना है, केपलर का जो सेकंड लॉ है वो क्या कहता है कि ये जो लाइन ज्वाइनिंग प्लैनेट और सन को जो जोड़ने वाली जो लाइन होती है ना। अब आपने देखा कि जो प्लैनेट है अभी तो यहां पे है ना। ये प्लैनेट क्या कर रहा है, रिवॉल्व हो रहा है, सन के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है ना। यानी सपोज कीजिए कि कुछ टी टाइम बाद ये प्लैनेट यहां पे आ जाता है ना, इस पॉइंट पे आ जाता है, ठीक है। तो ये जो लाइन है एसपी, ये इस तरीके से इसको इस एरिया को कवर कर रही है ना। आप देखो ये जो लाइन है एसपी, जैसे जैसे प्लैनेट चलता जाएगा ये लाइन भी रोटेट होती जाएगी। यानी रोटेट होके ये लाइन कहां पे आ गई, एक नई जगह पे आ गई, है ना। अब आपने यहां पे क्या देखा, यहां पे आपने देखा कि ये जो लाइन ज्वाइनिंग है प्लैनेट और सन को जोड़ने वाली ये जो लाइन है, इसने एक एरिया कवर कर लिया, है ना। ये एरिया कौन सा है, ये वाला जो एरिया है ना, इतना एरिया इसने कवर कर लिया, ठीक है। आपको ये दिखाई दे रहा है ना। अब सपोज कीजिए कि ये प्लैनेट यहां पे आ जाता है, सपोज कीजिए यहां पे आ जाता है ना। यहां पे आपका प्लैनेट आ गया, है ना। एक चीज तो ये हो गई कि यहां से यहां पे ये प्लैनेट टी टाइम के अंदर जाता है और ये जो लाइन है इसने इतना एरिया कवर कर लिया है, ठीक है। अब एक दूसरी सिचुएशन देखते हैं
कि प्लेनेट अपनी जर्नी के दौरान सपोज कीजिए यहाँ पे आ जाता है ना। अब आपको क्या करना है कि जितना टाइम यहाँ पे लिया था इतने ही टाइम में इसका मोशन यहाँ पे देखते हैं कि कितने टाइम में आ जाता है यहाँ पे। तो केपलर ने ये नोट किया कि जब ये प्लेनेट टी टाइम पे आ जाए, यहाँ पे आ जाएगा, तो अब की बार जो सन और प्लेनेट को जो कनेक्ट करने वाली जो लाइन है, द लाइन जॉइनिंग द प्लेनेट एंड द सन, वो ये वाली है ना। आपने देखा कि किस तरीके से ये दूरी चेंज हो रही है। ये चीज़ भी हमने देखी थी फर्स्ट लॉ के अंदर, हमने ये चीज़ भी देखी थी कि जैसे जैसे प्लेनेट सन के चक्कर लगाएगा उसकी दूरी सन से चेंज होती जा रही है ना। यहाँ पे सबसे ज़्यादा दूरी होती थी, आपको मालूम है इस पॉइंट को क्या कहते थे, एपिलियन डिस्टेंस कहते थे, है ना। और जैसे जैसे वो रिवॉल्व हो रहा है ये डिस्टेंस लगातार चेंज हो रहा है ना। और एक टाइम आता है वो इस पोजीशन पे सबसे कम हो जाता है ना। तो हमने ये देखा कि प्लेनेट जैसे जैसे सन के चक्कर लगा रहा है उसका डिस्टेंस सन से कम होता जा रहा है ना। तो यहाँ पे आप देखो लाइन जॉइनिंग द सन एंड द प्लेनेट, वो इस वक्त ये लाइन हो गई। अब टी टाइम पे ये प्लेनेट इधर आ जाते, टी टाइम के बाद ये प्लेनेट सपोज कि यहाँ आ जाता है ना। ये प्लेनेट इधर आ गया। अब दोबारा हमको सन को प्लेनेट से जो जोड़ने वाली लाइन है उसको ड्रॉ कर दिया हमने, है ना। अब आपने देखा कि इस बार टी टाइम में इस लाइन ने कितना एरिया कवर किया। टी टाइम होने के बाद उसने इतना एरिया कवर किया, ये जो एरिया कवर हो रहा है, ठीक है। तो ये कितना एरिया कवर हो रहा है ना। ओके, सपोज कीजिए ये वाला जो एरिया था इसको अपन इस एरिया को A1 कह देते हैं कि इसकी जो वैल्यू है इस एरिया की वो A1 है, और ये जो एरिया है इसकी वैल्यू है सपोज कीजिए A2 है ना। ये A2 एरिया हो गया, ठीक है। तो केपलर ने का जो सेकंड लॉ है वो ये कहता है कि अगर बराबर टाइम में प्लेनेट ये जो एरिया कवर कर रहा है ना, यहाँ पे भी टी टाइम में उसने ये एरिया कवर किया और यहाँ पे भी टी टाइम में एरिया कवर किया, यानी इक्वल टाइम, है ना। इस जर्नी के दौरान कितना टाइम लगा था, टी टाइम लगा था, है ना। तो टी टाइम में कितना एरिया कवर किया गया, A1, है ना। टी टाइम में A1 एरिया कवर किया, और फिर इस पोजीशन में भी टी टाइम में उसने A2 एरिया कवर किया। तो टाइम सेम लग रहा है ना। और इस वक्त एरिया कितना कवर किया, A2 कवर किया, है ना। तो केपलर का लॉ हमको ये कहता है कि ये दोनों एरिया बराबर हैं, ठीक है ना। ये दोनों एरिया बराबर होंगे। अगर टाइम सेम लिया है आपने तो एरिया भी जो आपने कवर किया है वो बराबर होगा, है ना। ये जो लाइन एरिया कवर कर रही है, अगर आपका टाइम बराबर लग रहा है तो एरिया भी बराबर होगा, है ना। ये जो एरिया है ना, आपने इधर लिया है, इसको कहीं पे भी ले सकते हैं। सिर्फ हमको ये देखना है कि टाइम सेम होना चाहिए, है ना। सपोज कीजिए आपने यहां से लेते हैं इसको, सपोज कीजिए प्लेनेट यहां पे आ जाता है ना, और यहां टी टाइम के बाद यहां से यहां पे आ जाता है। अब की बार ये एरिया कौन सा हो जाएगा, लाइन जॉइनिंग द प्लेनेट, है ना। तो ये आपका प्लेनेट है और लाइन जॉइनिंग द सन एंड द प्लेनेट ये हो जाएगी। टी टाइम बाद यहाँ पे भी टी टाइम लग रहा है, और टी टाइम के बाद ये जो लाइन है, लाइन जॉइनिंग द सन एंड द प्लेनेट, इसने कितना एरिया कवर कर लिया, आप इसको यहाँ पे ज्वाइन कर दो। तो ये जो एरिया कवर हो रहा है ना, सपोज कीजिए इस एरिया की वैल्यू है A3, है ना। अब इसके अंदर भी उतना ही टाइम लग रहा है, टी टाइम लग रहा है, तो ये एरिया भी बराबर होगा, है ना। यानी आपने किसी भी पोजीशन से ही आप ये एरिया कैलकुलेट कर सकते हो। सिर्फ होना क्या चाहिए, टाइम सेम होना चाहिए, है ना। इस जर्नी के दौरान यहाँ से यहाँ तक भी टी टाइम लगा था, यहाँ से यहाँ तक भी टी टाइम लगा है, और यहाँ से यहाँ तक भी टी टाइम लगा है ना। तो ये जो सारे एरिया हैं ये बराबर आएंगे। ये केपलर का सेकंड लॉ कहता है ना। दिखने में ये जो एरिया है, ये जो शेप है, काफ़ी अलग अलग तरह की लग रही है, लेकिन इनका जब हम एरिया कैलकुलेट करेंगे तो वो सेम आएगा, है ना। ओके, तो ये है केपलर का सेकंड लॉ कि इन इक्वल टाइम्स द लाइन जॉइनिंग द सन एंड द प्लेनेट विल कवर इक्वल एरियाज, है ना। ओके, तो ये है केपलर का सेकंड लॉ, ठीक है। ओके, तो केपलर का सेकंड लॉ क्या कहता है कि
इसका स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, द लाइन ज्वाइनिंग द सन एंड द प्लैनेट स्वीप्स, ज्यादा बेटर वर्ड ये है स्वीप्स, क्योंकि जैसे हम झाड़ू लगाते हैं ना ऐसे स्वीप करना, तो स्वीप करना है ना, या फिर इसको आप कवर भी कह सकते हैं, स्वीप भी कह सकते हो, कवर भी कह सकते हो कि इतना एरिया कवर किया जा रहा है या इतना एरिया स्वीप किया जा रहा है, ठीक है ना। द प्लैनेट, द लाइन जॉइनिंग द सन एंड द प्लैनेट स्वीप्स इक्वल एरियाज in equal times, in equal times। ये है केपलर का सेकंड लॉ, है ना। द लाइन जॉइनिंग द सन एंड द प्लैनेट स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल टाइम्स, यानी उसकी जर्नी का जो टाइम आपने एक जगह से दूसरी जगह का टाइम अगर सेम है तो एरिया भी सेम आएगा, ठीक है। ये चीज़ है ना, ये सबके एरिया सेम है, ठीक है, ओके। अब सवाल ये होता है कि हाउ केपलर कैलकुलेटेड द एरिया, है ना। आपने यहाँ पे देखा कि इलिप्स की जो शेप है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है, सर्कल से तो कॉम्प्लेक्स होती है ना। तो सवाल ये है कि केपलर ने एरिया कैसे कैलकुलेट किया, जबकि उस जमाने में तो कैलकुलस भी अभी डेवलप नहीं हुआ था, है ना। कैलकुलस स्टैंडर्ड फॉर्म में कब डेवलप हुआ था, न्यूटन के टाइम से डेवलप हुआ था, न्यूटन और लेबनिज ने डेवलप किया था, है ना। तो सवाल ये है कि जब कैलकुलस अभी नहीं था, है ना, तो केपलर ने ये एरिया कैसे कैलकुलेट किया, है ना। ओके, देखो केपलर, ये जो कैलकुलस की जो डिस्कवरी हुई थी, कैलकुलस किस आधार पे बना है, ये जो साइंस है, ये जो मैथ है ना, इसके देखो एक आइडिया तो है इन्फिनिटी, यानी कि बहुत बड़ी संख्या। इन्फिनिटी का मतलब आपको मालूम है कि जो कभी ना खत्म होने वाली चीज है ना, मतलब इतनी बड़ी संख्या जो कभी ना खत्म हो रही है, ठीक है। और एक चीज होती है इन्फिनिटिसिमल, ये तो क्या चीज हो गई, इससे बड़ी कोई चीज नहीं होती, यानी बड़ी से बड़ी चीज। और इन्फिनिटिसिमल का मतलब होता है छोटे से छोटा, यानी जितना आप बोलोगे ना कि ये सबसे छोटा है, तो उससे भी छोटा संख्या होती है इन्फिनिटिसिमल, है ना, जिसको आप कैलकुलस में dx कहते हो, है ना, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी, ठीक है, ओके। तीसरा जो आइडिया था वो है लिमिट्स। ये वो आइडियाज हैं जिस पे जो मॉडर्न कैलकुलस है वो बेस्ड है ना। लेकिन सवाल ये बात ये है कि ये जो आइडियाज है, इनसे भी पहले जो आइडियाज थे जिनसे ये आइडिया बना है ना, वो कौन से आइडिया हैं? वो तो बहुत पहले से चले आ रहे हैं, ग्रीक के टाइम से चले आ रहे हैं। जो ग्रीक मैथमेटिशियंस थे, यानी केपलर से कई सौ साल पहले से वो आइडियाज चल रहे हैं। आर्किमिडीज ने बहुत पहले से ही जो सर्कुलर चीज़ों का एरिया निकालना, वॉल्यूम निकालना, स्पेयर का वॉल्यूम निकालना, सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना, सर्किल का एरिया निकालना, इन सब चीज़ों की कोशिश बहुत पहले से चल रही है ना। तो आर्किमिडीज और जो ग्रीक मैथमेटिशियंस थे, उन्होंने बहुत पहले से वो आइडियाज़ डेवलप कर रखे थे। यानी कैलकुलस के जो बेसिक आइडियाज़ हैं, ये जो आइडियाज़ है, इससे भी पहले के जो आइडियाज़ हैं, है ना, उससे ये कैलकुलस बना है। तो वो जो आइडियाज़ थे पहले वाले, वो तो बहुत पहले से चले आ रहे हैं। अब वो आइडिया क्या है ना, ओके। ये तो बात की चीज़ है जो कि न्यूटन और लेबनिज के बाद आई थी। लेकिन एक बहुत ही सिंपल और बहुत ही पावरफुल आइडिया है जो कि हम भी समझ सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। वो क्या है कि कॉम्प्लेक्स चीज को अगर समझना है तो उसको आप क्या कर सकते हो, सिंपल पार्ट्स में डिवाइड करना है। सिंपल पार्ट्स, है ना, आपने कॉम्प्लेक्स चीज को सिंपल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। ये डिवाइड आपने किस तरीके से किया, है ना। पहली चीज आपने इसको
फैमिलियर शेप में डिवाइड किया, आपने कॉम्प्लेक्स चीज को फैमिलियर शेप में डिवाइड किया, है ना, और न्यूमरस पार्ट्स में डिवाइड किया, ठीक है ना। यानी मेरी जो अजीब सी चीज थी उसको मैंने जानी पहचानी चीज में डिवाइड किया और बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स कर दिए उसके, न्यूमरस पार्ट्स, है ना। न्यूमरस करने से क्या होता है कि एरर आपका कम होता चला जाएगा। जैसे कि आप देखो, सपोज कीजिए कि ये एक कॉम्प्लेक्स शेप है और इसका मुझे एरिया निकालना है, ये कॉम्प्लेक्स आपको लग रहा है ना, तो आपने इसको क्या किया कि एक फैमिलियर शेप से इसको डिवाइड करते हैं ना। स्क्वायर एक फैमिलियर शेप है ना, बहुत ही सिंपल शेप है, इसके बारे में हमको सब कुछ मालूम है। तो इस फैमिलियर शेप से इसको आपने डिवाइड कर दिया ऐसे, है ना, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, है ना। इस तरीके से आप इसको पूरे एरिया को अपन बढ़ते जाएंगे। तो आपने देखा कि जो कॉम्प्लेक्स शेप थी उसको आपने फैमिलियर शेप से में डिवाइड कर दिया है और ये बहुत ही न्यूमरस पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, यानी बहुत ज़्यादा संख्या में इसको आपने डिवाइड कर दिया। उससे क्या होगा कि जो भी आपका एरर होगा वो बहुत कम होता चला जाएगा, है ना। तो पूरे इस एरिया को आपने ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। ये जो आपकी ये जो शेप है ये जितना स्मॉल होगी और जितनी ज़्यादा इनकी संख्या होगी आपका एरर उतना ही कम होता जाएगा, है ना। यानी आपने देखा कि कॉम्प्लेक्स चीज़ को आपने सिंपल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, है ना। तो ये जो आइडिया है, इस आइडिया को समझना पहले के लोग भी समझ सकते थे और उन्होंने अप्लाई किया। इसी आइडिया से आर्किमिडीज ने सर्कल का एरिया और भी चीज़ें निकाली है ना। तो कैलकुलस का जो मेन आइडिया था वो तो बहुत पहले से चल रहा है, ठीक है। तो केपलर ने भी क्या किया, है ना, केपलर ने, है ना, ये आपका एलिप्स है। तो ये जो आपके ये जो एरिया बन रहा है ना, इसको कैसे निकाला उसने, इसको छोटे छोटे ऐसे ट्राइंगल्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। ट्राइंगल्स में, बहुत ही स्मॉल ट्राइंगल्स में डिवाइड कर दिया। ट्राइंगल्स का एरिया कैसे निकाला जाता है ये हमको पहले से मालूम है, और सबका एरिया ऐड करके उसने सेक्टर का एरिया निकाल दिया, है ना। तो इतना भी कॉम्प्लेक्स नहीं है ना। अगर आपका जो आइडिया है बहुत ही सिंपल आइडिया है लेकिन इतना पावरफुल है कि ये कॉम्प्लेक्स चीज़ को भी आप हैंडल कर सकते हो, है ना। तो केपलर ने इस तरीके से एरिया निकाले थे। जो भी मार्स का जो डेटा था उस डेटा से उसने ये दोनों तरफ के एरिया निकाले और उसको वो बराबर मिले, है ना। तो डेटा से उसने ये पैटर्न निकाला कि बराबर टाइम में अगर जो प्लैनेट्स जो एरिया कवर कर रहे हैं वो सेम होगा, है ना। ओके, अब हम ये चीज़ एनालाइज करते हैं। केपलर का जो सेकंड लॉ है वो हमने समझ लिया है, अब उसको थोड़ा सा और मैथमेटिकली एनालाइज करते हैं, है ना, और उसको उस फॉर्म में लेके आते हैं जिससे हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ओके, तो केपलर ने कहा कि इक्वल टाइम में इक्वल एरिया कवर होता है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि सपोज कीजिए कि प्लैनेट ने T1 टाइम में A1 एरिया कवर किया, ठीक है। द लाइन जॉइनिंग द सन एंड द प्लैनेट, उसने T1 टाइम में A1 एरिया कवर किया, है ना। ओके, अब जैसे आपने छोटी क्लासेस में किया है, अर्थमेटिक में ऐसे बहुत बार किया होगा, है ना। तो उसी तरीके से करते हैं। 1 यूनिट टाइम में कितना एरिया कवर होगा, A1/T1 होगा, है ना। जब T1 टाइम में A1 एरिया कवर हुआ है तो यूनिट टाइम में कितना एरिया कवर होगा, A1 डिवाइडेड बाय T1, है ना। आपको दिखने में ये टाइम लग रहा होगा लेकिन ये एरिया है, इसकी जो वैल्यू होगी वो एरिया है, यानी यूनिट टाइम में कितना एरिया कवर हुआ ये, है ना। इसको आप लिख सकते हो यहाँ पे, ये है आपका यूनिट टाइम, और यूनिट टाइम में आपने कितना एरिया कवर किया, ये इसकी जो वैल्यू है ये अपने आप एक एरिया है, ये वो एरिया है जो आपने यूनिट टाइम में कवर किया, ठीक है। अब एक और सिचुएशन देखते हैं जिसमें T2 टाइम के अंदर आपने A2 एरिया कवर किया, है ना। सपोज कीजिए अब की बार आपने
t2 टाइम में a2 एरिया कवर किया है ना। ये टाइम अलग है और ये एरिया भी अलग है ना। ओके, अब फिर से वही करते हैं कि यूनिट टाइम में कितना एरिया कवर होगा। तो यूनिट टाइम में कितना एरिया कवर हुआ, 1 यूनिट ऑफ टाइम में कितना एरिया कवर होगा, a2 डिवाइडेड बाई t2। ठीक है, ओके, ये क्या चीज़ हो जाएगी, यूनिट टाइम। ये आपका यूनिट टाइम हो गया, और यूनिट टाइम में कितना एरिया आपने कवर किया, ये एरिया है। अब केपलर ने आपको क्या कहा था कि सेम टाइम में जो एरिया कवर हो रहा है वो सेम होगा, यानी ये जो एरिया है, ये टाइम तो दोनों सेम है, दोनों यूनिट टाइम है, तो ये जो एरिया कवर हो रहा है ये सेम होगा, ये बराबर होगा, है ना। ओके, यानी केपलर ने कहा कि देखो 1 यूनिट ऑफ टाइम में, इधर भी 1 यूनिट टाइम है, इधर भी 1 यूनिट टाइम है। इधर आपने निकाला था कि कितना एरिया कवर हुआ है, A1 अपॉन T1, और इधर कितना कवर हुआ है, A2 अपॉन T2। ये दोनों एरिया बराबर हो गए, है ना। तो ये है केपलर का लॉ, और इस फॉर्म में प्रॉब्लम सॉल्विंग करने में हमको ये वाली फॉर्म काम आएगी, है ना। क्योंकि टाइम हमेशा एक इंटरवल होती है, इसको थोड़ा सा और बेटर कर देते हैं, और ये टाइम को इंटरवल की फॉर्म में लिख देते हैं। ये डेल्टा T1 हो गया, ये डेल्टा T2 हो गया। यानी केपलर ने कहा कि ये चीज बराबर होगी, है ना। यूनिट टाइम में जो एरिया कवर हो रहा है वो बराबर होगा, क्योंकि सेम टाइम में आप सेम एरिया कवर करते हो। यानी ये जो आप देख रहे हो ना कि ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट है ये, है ना। इसको और लिख लेते हैं ढंग से, यानी ये जनरल फॉर्म हो गया। यानी एरिया को भी डेल्टा ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं, सपोज कीजिए। यानी इतना एरिया अगर आप डेल्टा टी टाइम में कवर करते हो, है ना, तो यूनिट टाइम में एरिया आ गया। ये चीज क्या होगी, कांस्टेंट होगी। ये चीज कांस्टेंट होगी। ये केपलर ने कैसे पता लगाया, ये उसने डेटा से पता लगाया। ये कांस्टेंट क्यों है, इसका कारण केपलर को पता नहीं था, वो उसने डेटा से पता लगाया, है ना। ये चीज हम प्रूफ करेंगे कि ऐसा होता क्यों है ना। ओके, तो ये है वो केपलर का लॉ कि द एरिया कवर पर यूनिट टाइम इज कांस्टेंट। ठीक है, और ये जो फॉर्म है ना, ये फॉर्म काम आएगी आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग में, ये वाली फॉर्म काम आएगी, है ना। ओके ओके, अब है ना, तो केपलर का हमने सेकंड लॉ समझ लिया है, और उसका जो मैथमेटिकल फॉर्म है, जिस फॉर्म में हमको यूज करना है, वो सब हमने देख लिया है ना। अब केपलर के सेकंड लॉ को एक दूसरे नजरिए से देखते हैं, है ना। अभी तक हमने एरिया के नजरिए से देखा, है ना। अब की बार हम एक दूसरे नजरिए से देखते हैं, ठीक है, डिफरेंट पर्सपेक्टिव, है ना। ओके, तो केपलर का जो सेकंड लॉ है वो क्या कहता है कि बराबर टाइम में अगर टी टाइम लगा प्लेनेट को यहां से यहां जाने में, और यहां से यहां आने में भी टी टाइम लगा, तो ये जो अलग अलग शेप बनी, है ना, ये जो एरिया कवर हुए, ये दोनों एरिया बराबर है ना। अपने आप में ये काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। आप देखो कि अलग अलग शेप है और इसका एरिया सेम है ना। ये ऑब्वियस नहीं दिख रहा हमारी आंखों को या हमारे माइंड को। अंदाजा तो लगा सकते हैं कि थोड़ा बहुत कि ये लंबा है, इधर इतना है हो गया, है ना, ये कम जगह में है लेकिन ज़्यादा है, तो अंदाजा आप लगा सकते हो। लेकिन ये हमारी आंखों को इतना भी क्लियर नहीं दिखाई दे रहा, है ना, इतना क्लियर नहीं दिखाई दे रहा। इस चीज़ को बहुत गहराई से देखना होगा, है ना। तो ये बराबर आप कह सकते हो श्योरली। ये कैसे कहा केपलर ने, ये उसने डेटा को एनालाइज करके कहा, है ना। हम आंखों से देख करके श्योरली नहीं कह सकते, अंदाजा लगा सकते हैं लेकिन श्योरली नहीं कह सकते, है ना। लेकिन एक चीज हम यहां पे श्योरली कह सकते हैं जो कि यहां पे दिखाई दे रही है। यहां पे हमको क्या दिखाई दे रहा है, आप देखो कि ये जो दूरी है, ये जो आर्क लेंथ है ना, ये जो कर्व लेंथ है, आप ये देखो कि ये दूरी बड़ी है या ये दूरी बड़ी है, कौन सी दूरी बड़ी है, ये चीज हमको क्लियरली दिखाई दे रही है ना। ये आर्क छोटा है और ये बड़ा है ना। यानी जो केपलर का सेकंड लॉ है वो ये भी कह रहा है कि, है ना, आपने ये भी मालूम है आपको कि इन दोनों ये जो डिस्टेंस है, प्लेनेट को यहां से यहां तक पहुंचने में टी टाइम लगा और यहां से यहां तक पहुंचने में भी टी टाइम लगा, ठीक है। यानी यहां पे टी टाइम में कम डिस्टेंस कवर हुआ है
और यहाँ पे टी टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस कवर हुआ है ना। तो अब आपको एक चीज़ मालूम चल रही है जो कि आपने मोशन के चैप्टर में पढ़ा था, है ना, कि जब सेम टाइम में देखो इधर तो कम डिस्टेंस कवर हो रहा है और इधर ज़्यादा डिस्टेंस कवर हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे प्लेनेट की स्पीड ज़्यादा होगी, है ना, कह सकते हैं ना। यानी प्लेनेट की स्पीड जब वो यहाँ पे था तो उसकी ज़्यादा है ना, तभी तो उसने उतने ही समय में ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया। यानी कि प्लेनेट की जो स्पीड है, ये जो स्पीड है यहाँ पे ज़्यादा है ना, और इसकी तुलना में ये जो स्पीड यहाँ पे है प्लेनेट की वो कम है, ठीक है ना। तो ये एक दूसरा नज़रिया है केपलर के सेकंड लॉ को देखने का। तो आपने देखा कि जब सन से दूरी कम हो जाती है प्लेनेट की तो स्पीड बढ़ जाती है, और जब सन से ज़्यादा दूरी पे है प्लेनेट तो उसकी स्पीड कम हो जाती है ना। यानी इस चीज़ को आप कैसे लिख सकते हो कि, है ना, सन से दूरी अगर प्लेनेट की बढ़ जाती है तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी, है ना, और दूरी जब कम हो जाती है तो उसकी स्पीड ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है ना। ये एक और नज़रिए से हमने केपलर के सेकंड लॉ को देखा, ठीक है, ओके। यानी केपलर के जो सेकंड लॉ है उसको हम दो नज़रिए से देखते हैं, है ना। एक तो एरिया वाला है, तो एरिया के अंदर हमने क्या देखा कि A1 डिवाइडेड बाय डेल्टा T1, है ना, इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय डेल्टा T2, है ना। यूनिट टाइम में सेम एरिया कवर होगा, है ना। ये दो अलग अलग सिचुएशन से आपने एरिया और टाइम ले लिया, लेकिन पर यूनिट टाइम में जो एरिया कवर हो रहा है दोनों में सेम आएगा। तो ये तो एरिया का हमने देख लिया। स्पीड में हमने क्या देखा कि अगर डिस्टेंस सन से प्लेनेट का कम है तो उसकी स्पीड ज़्यादा हो जाएगी, और अगर डिस्टेंस बढ़ जाता है तो स्पीड कम हो जाएगी, है ना। तो ये दो फॉर्म है और ये दोनों फॉर्म आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में काम आएंगे, है ना। इन दोनों का इस्तेमाल करके आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, है ना, ओके। अब, है ना, तो ये चीज़ हो गई है ना। नेक्स्ट अब हम ये देखेंगे कि केपलर का ये जो सेकंड लॉ है ये आखिर सही क्यों है ना, ओके। आइए अब हम ये पता लगाते हैं कि क्या केपलर का जो सेकंड लॉ है वो वाकई में सही है। जो केपलर ने प्लैनेटरी डेटा से जो उसने रिलेशनशिप डिस्कवर की थी, क्या वो वाकई में सही है, आइए पता लगाते हैं, है ना, ओके। तो केपलर ने सेकंड लॉ में हमको क्या बताया कि जो यूनिट टाइम में एरिया कवर हो रहा है ना, A1 एरिया को कवर करने में सपोज डेल्टा T1 टाइम लगा, और किसी दूसरी सिचुएशन में सपोज कीजिए A2 एरिया को कवर करने में डेल्टा T2 टाइम लगा, तो ये चीज़ बराबर है ना। यानी ये चीज़ कांस्टेंट आ रही है। यानी केपलर ने आप ये कहा कि कितना एरिया आपने कवर किया है ना यूनिट टाइम में, डेल्टा A डिवाइडेड बाय डेल्टा T, ये चीज़ क्या चीज़ आ रही है, कांस्टेंट आ रहा है ना। ये कांस्टेंट है, ये केपलर ने पता लगाया, जो प्लैनेटरी डेटा है उसकी स्टडी करके उसने ये रिलेशन पता लगाया, है ना, ओके। अब हम ये मान लेते हैं कि हमको ये चीज़ नहीं मालूम, है ना, ये चीज़ कांस्टेंट है या नहीं है, ये चीज़ हमको नहीं मालूम, है ना। इसका पता लगाते हैं कि ये क्या आता है, ठीक है, ओके। है ना, सपोज कीजिए ये इलिप्स बनाते हैं और ये आपका इलिप्स है, ठीक है ना। अब एक फोकस पे आपका सन है ना, ठीक है, और इधर आपका सपोज कीजिए प्लेनेट है ना। तो ये सिचुएशन है। अब ये मान लेते हैं कि एक बहुत ही स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए, एक बहुत ही स्मॉल टाइम के लिए ये प्लेनेट चलता है और यहाँ तक पहुँच जाता है ना। तो ये प्लेनेट एक स्मॉल टाइम में यहाँ तक पहुँच गया, ठीक है। तो कितना एरिया कवर किया, प्लेनेट को सन से जोड़ने वाली जो लाइन है उसने कितना एरिया कवर किया, ये एरिया कवर किया, है ना। तो ये जो ट्रायंगल बन रहा है इसका एरिया निकालते हैं ना। ये सेक्टर है वैसे तो, लेकिन हमने इतना कम टाइम लिया है
कि ये जो कर्वेचर है ये लगभग स्ट्रेट के जैसा है ना, क्योंकि हमने टाइम बहुत कम लिया है इसलिए ये एरर जो है बहुत कम हो जाएगा, है ना। इसको हम लगभग स्ट्रेट मान सकते हैं, है ना। ये ट्राइंगल एक बहुत ही स्मॉल ट्राइंगल है, पतला है काफ़ी, है ना। ओके, इसका एरिया निकालते हैं, है ना। ओके, अब आप ये देखो कि है ना, मान लेते हैं कि ये जो प्लेनेट है ये v स्पीड से जा रहा है ना, v स्पीड से जा रहा है ना। और कितने टाइम के लिए, यहां से यहां तक कितना टाइम लगा, डेल्टा t टाइम लगा, है ना। यानी ये जो डिस्टेंस हो जाएगा, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस आपको मालूम है, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, है ना। तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो आर्क लेंथ है, ये जो स्मॉल आर्क लेंथ है, कितना हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम, यानी v डेल्टा t, है ना। यानी ये चीज आ गई आपके पास, ठीक है। ओके, अब आप देखो, है ना, तो ये जो ये वाला ट्राइंगल बन रहा है आपके पास, ये ट्राइंगल आपका ये हो गया, है ना। इसको स्ट्रेट ऐसे रख देते हैं, ठीक है। अब प्लेनेट से सन की दूरी कितनी है, प्लेनेट से सन की दूरी ये सपोज कीजिए r डिस्टेंस है ना। यानी ये जो ट्राइंगल ये बना है, ये क्योंकि ये ट्राइंगल काफ़ी स्मॉल है ना, इसलिए ये जो रेडियस है ना, ये जो हाइट, ये जो साइड है, इसी को हम इसकी हाइट मान सकते हैं, क्योंकि ये इतना, इसकी जो काफ़ी पतला ट्राइंगल है ना, इसलिए ये जो इसकी हाइट है वो लगभग इसके इस साइड के बराबर है, ये रेडियस के बराबर है ना, ऐसा हम मान सकते हैं, क्योंकि हमने बहुत कम टाइम के लिए ये ट्राइंगल लिया है, ठीक है। ओके, तो ये जो बेस आ गया, ये जो इस ट्राइंगल का बेस है, ये जो बेस है, ये हमने कितना निकाला, v डेल्टा t, है ना। यानी बेस कितना आ गया ट्राइंगल का, v डेल्टा t, ठीक है ना। ओके, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है ना। आप देखो, आपने बेसिकली क्या किया है, जो ट्राइंगल आपने निकाला है पतला सा, जो ये तो वो प्लेनेट और सन के बीच में डिस्टेंस आ गया, है ना। इसी को हम हाइट मान लेंगे इस ट्राइंगल की, और ये जो आर्क लेंथ थी ये कितना था, v डेल्टा t, है ना। तो इस ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा, है ना। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है ना, आपको मालूम है एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही होता है ना। ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। तो ये जो एरिया कवर किया गया है, इसका ये एरिया कितना हो गया, ये एरिया हो गया आपका, ये जो ट्राइंगल का एरिया, यानी हाफ बेस कितना है, v डेल्टा t, है ना। बेस हो गया v डेल्टा t, ठीक है। और हाइट कितनी हो गई इस ट्राइंगल की, r हो गई, है ना। अगर कोई ये आप ये सोच रहे हो कि हाइट तो ये बिल्कुल 90 डिग्री पे होती है ना, तो वो r के बराबर कैसे हो गई, वो इसलिए हो गई क्योंकि हमने ये ट्राइंगल काफ़ी पतला लिया है, यहाँ पे हाइट इसी साइड के बराबर हो जाएगी, है ना। बहुत कम अंतर उसमें होगा, क्योंकि हमने बहुत कम टाइम के लिए ये ट्राइंगल बनाया है, ठीक है। इसलिए आप मान सकते हो कि हाइट r के बराबर है, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस था, ये जो बेस था, ये अभी हमने कैलकुलेट किया था कि v स्पीड से अगर वो जा रहा है तो डेल्टा t टाइम में ये जो आर्क लेंथ है ये कितनी आ जाएगी, v डेल्टा t, यानी ये आर्क लेंथ आ गई आपके पास v डेल्टा t। तो बेस और हाइट आ गया आपके पास ट्राइंगल का। जैसे ही बेस और हाइट आपके पास आ गया, आप उसका एरिया निकाल सकते हो, है ना। तो ये एरिया आ गया आपके पास हाफ v डेल्टा t बाई r, है ना। ओके, है ना। यानी एरिया कितना आ गया, आप देखो ये एरिया को डेल्टा a से डिनोट कर देते हैं, डेल्टा a आ गया आपके पास हाफ v डेल्टा t इंटू r, ठीक है। ये चीज़ आ गई। तो एरिया आपने निकाल लिया इस स्मॉल ट्राइंगल का, जो काफ़ी लंबा ट्राइंगल है, इसका एरिया आपने निकाल लिया हाफ v डेल्टा t इंटू r, ठीक है ना। अब केपलर ने किस चीज़ के बारे में कहा था, डेल्टा a अपॉन डेल्टा t, ये वाला एक्सप्रेशन था, है ना।
इस एक्सप्रेशन के बारे में हमको पता लगाना है कि ये क्या आता है ना। ठीक है, अभी हमने जो एरिया निकाला वो कितना है, हाफ वी डेल्टा टी इंटू आर, है ना। इसको यहाँ पे रख देते हैं, हाफ वी डेल्टा टी इंटू आर, ठीक है ना। तो ये एरिया हो गया उस ट्राइंगल का, डिवाइडेड बाय ये डेल्टा टी से हम इसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना। ओके, अब आपने यहाँ पे देखा कि डेल्टा टी से ये डेल्टा टी कैंसिल आउट हो रहा है ना। तो क्या चीज़ आ गई आपके पास, आ गया हाफ, है ना, वी आर आ गया, ये चीज़ आ गई, ठीक है। अब इसमें एक काम करते हैं, है ना, इसको थोड़ा सा शिफ्ट करके लिख देता हूँ, वी आर आ गया, है ना, इस तरीके से ही आ गया, ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब यहाँ पे एक काम करते हैं कि ऊपर नीचे m से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। तो आपने यहाँ पे क्या किया कि एक अलग चीज़ से ऊपर नीचे m से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। अब एक m को तो इधर रख देते हैं, तो ये इस तरीके से आ जाएगा, आप देखो, हाफ, है ना, m को आगे रख देते हैं तो ये आ जाएगा एम वी आर, और नीचे m से डिवाइड हो गया, है ना। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि m से कैंसिल हो जाएगा, बात तो वही रहेगी, है ना। लेकिन आपने ये यहाँ पे m डाल दिया इस तरीके से, ठीक। अब देखना ये कि ये क्या चीज़ बन गई, ये जो एम वी आर टर्म आपने देखा, ये क्या चीज़ है ना। ओके, इसको देखते हैं, है ना। एम वी आर क्या होता है ये, ओके, आप देखो एम वी आर, है ना। आपको मालूम है कि जब v स्पीड से कोई चीज़ घूमती है तो v को आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे v इज इक्वल टू आर ओमेगा लिखते हैं ना। तो v की जगह आर ओमेगा लिख देते हैं, तो v की जगह जैसे ही आपने आर ओमेगा डाला तो ये ऐसा आ गया, है ना। अब यहाँ पे r इंटू आर यानी आर स्क्वायर हो गया, ये आर स्क्वायर हो गया, और ये ओमेगा इधर आ गया, ये चीज़ आ गई। अब आपने देखा कि ये क्या चीज़ है, एम आर स्क्वायर क्या होता है, आपने रोटेशन के चैप्टर में पढ़ा होगा कि कोई चीज़ जब r दूरी पे m मास अगर रोटेट कर रहा है ना, तो ये जो एक्सिस होता है इसके अबाउट उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू क्या होता है, एम आर स्क्वायर, यही होता है। जब कोई मास m मास r दूरी पे है और यहाँ पे ये एक्सिस है, इसके अबाउट ये घूम रहा है, तो वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, है ना। यानी ये जो चीज़ थी एम आर स्क्वायर, इसको आपने क्या लिख दिया, ये I है, और ये क्या आ गया, ओमेगा। और ये जो एक्सप्रेशन बन गया I ओमेगा, ये क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम, है ना। रोटेशन वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि एंगुलर मोमेंटम का एक्सप्रेशन होता है ये I ओमेगा, है ना। यानी ये जो एक्सप्रेशन है I ओमेगा और ये एम वी आर, ये दोनों किसके एक्सप्रेशन है, एंगुलर मोमेंटम के, है ना। यानी ये एंगुलर मोमेंटम है, ठीक है। यानी दो एक्सप्रेशन हमको यहां पे मिले, एम वी आर, है ना, ये किसके बराबर है, आई ओमेगा के, है ना। और ये दोनों ही चीजें क्या है, एंगुलर मोमेंटम, ये दोनों ही चीजें एंगुलर मोमेंटम के एक्सप्रेशन है। यानी और एंगुलर मोमेंटम को आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, L से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी L की वैल्यू हो गई एम वी आर, है ना, या आप L को ऐसे भी लिख सकते हो आई ओमेगा, ठीक है ना। एम वी आर आई ओमेगा, ये दोनों एक ही चीज़ें, और ये एंगुलर मोमेंटम के एक्सप्रेशन है, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम, L क्या है, एंगुलर मोमेंटम, है ना। ये आपका एंगुलर मोमेंटम है, ठीक है। तो हम यहां पे पहुंचे थे, है ना, हाफ एम वी, ऊपर नीचे हमने m से मल्टीप्लाई कर दिया था, और ऊपर का जो एक्सप्रेशन था वो एम वी आर बन रहा था, है ना। फिर हमने एम वी आर को देखा कि ये क्या चीज़ है, तो एम वी आर क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है ना। यानी क्या स्थिति आ गई कि डेल्टा ए डिवाइडेड बाय डेल्टा टी
इज इक्वल टू हाफ एम वी आर बाई एम, है ना। ओके, तो ये यहाँ पे हम आ गए हैं डेल्टा ए डिवाइडेड बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू हाफ, है ना, एम वी आर अपॉन डिवाइडेड बाई एम। ये सिचुएशन आ गई थी, है ना। और अभी हमने देखा कि एम वी आर क्या होता है, ये एंगुलर मोमेंटम का एक्सप्रेशन है ना, यानी ये चीज़ एंगुलर मोमेंटम है। हमने देखा कि जो एम वी आर है वो क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है, जिसको आप एल से डिनोट करते हो, है ना। तो एम वी आर की जगह हमने एल रख दिया, हाफ, है ना। एम वी आर क्या हो गया, एंगुलर मोमेंटम। ये एक्सप्रेशन एंगुलर मोमेंटम का है, तो इसकी जगह आपने एल लिख दिया, एल अपॉन एम आ गया, ठीक है। तो ये जो एक्सप्रेशन था केपलर के लॉ में, उसकी वैल्यू हमने निकाल ली, कितना हो गया, हाफ एल बाई एम। अब मास तो कांस्टेंट होता है, मास तो किसी ऑब्जेक्ट का फिक्स होता है ना। अब देखना ये है कि एंगुलर मोमेंटम क्या ये कांस्टेंट है ना। इसको चेक करते हैं कि क्या एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है ना। ओके, तो फाइनली जो एक्सप्रेशन हमारा क्या बना, डेल्टा ए बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू हाफ एल अपॉन एम, है ना। ये एंगुलर मोमेंटम है और ये मास है ना। अब हम ये देखते हैं कि एंगुलर मोमेंटम की बारे में देखते हैं क्या है ना। ओके, वाई एल इज कांस्टेंट, यानी जो एंगुलर मोमेंटम हमने निकाला है उसके बारे में देखते हैं कि क्या वो कांस्टेंट है। ओके, तो ये सन है ना, ये आपका सन है ना, और ये प्लैनेट है ना। ये प्लैनेट है और ये सन है। प्लैनेट सन के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है ना, और सन प्लैनेट पे कौन सी फोर्स लगा रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, जो कि एक सेंट्रल फोर्स होती है। सेंट्रल फोर्स का मतलब हो गया कि ये जो लाइन जॉइनिंग प्लैनेट और सन की जो लाइन जॉइनिंग है यहाँ पे डायरेक्टेड होती है, ये एक सेंट्रल फोर्स है। सेंट्रल फोर्स कौन सी फोर्स है, ग्रेविटेशनल की फोर्स है ना। तो ये जो प्लैनेट सन के चारों तरफ चक्कर काट रहा है ना, इस तरीके से, है ना। ओके, तो सन और प्लैनेट का ये जो सिस्टम है ना, ये आपस में एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं। इसके अलावा क्या कोई और फोर्स लगा रहा है यहाँ पे, है ना। और भी प्लैनेट होते हैं जैसे जुपिटर वगैरह, वो फोर्स लगाते हैं, है ना, लेकिन वो सन की तुलना में काफ़ी नेग्लिजिबल है, इसलिए हम उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, है ना। तो अगर हम उन प्लैनेट की जो स्मॉल फोर्स है सन की तुलना में, दूसरे प्लैनेट इस पर बहुत कम फोर्स लगा रहे हैं, है ना, तो वो लगभग हमने नेग्लेक्ट कर दिया, है ना। तो अगर आप बाकी सब चीज़ों को नेग्लेक्ट कर रहे हो तो एक तरीके से क्या है, ये प्लैनेट और सन का ये जो सिस्टम है ये आइसोलेटेड सिस्टम है ना, यानी इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही। हम ये कह सकते हैं कि इस सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही, नो एक्सटर्नल फोर्स, है ना, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही। और जो थोड़ी बहुत लग रही है दूसरे प्लेनेट की वजह से, उसको हमने नेग्लेक्ट कर दिया है, क्योंकि सन की तुलना में वो बहुत कम है ना। तो हम ये मान सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली कि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही, ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है ना। जब कोई फोर्स नहीं लग रही तो कोई टॉर्क भी नहीं लग रहा, नो एक्सटर्नल टॉर्क। जब कोई एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं है तो फोर्स की वजह से जो टॉर्क लगता है, टॉर्क भी नहीं लग रहा, है ना। और हमको मालूम है कि जब कोई टॉर्क ही नहीं लगता तो उसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है ना। यानी ये जो चीज़ मूव कर रही है इसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। यानी आप कह सकते हो कि एंगुलर मोमेंटम जो है वो क्या है, इसका कंजर्व्ड है, यानी कांस्टेंट है। ये टॉर्क ही होता है जो कि एंगुलर मोमेंटम को चेंज कर सकता है ना। बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि लीनियर मोमेंटम होता है, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगती है तो आपका लीनियर मोमेंटम चेंज हो सकता है, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो आपका मोमेंटम कंजर्व रहेगा, है ना। बिल्कुल उसी तरीके से जो सर्कुलर चीज़ें होती है उसके अंदर टॉर्क होता है ना। अगर कोई टॉर्क नहीं है तो आपका एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं हो सकता, वो कंजर्व रहेगा, है ना।
हमने यहाँ देखा कि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो कोई एक्सटर्नल टॉर्क भी नहीं है, यानी ये जो एंगुलर मोमेंटम है इस प्लेनेट का वो कांस्टेंट रहेगा, है ना। ओके, तो हम जो इस सिचुएशन पे आए थे, ये जो हमारा यहाँ पे आए थे, तो हमने क्या देखा कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या है, कांस्टेंट है। अब आपने देखा कि जो डेल्टा ए बाई डेल्टा टी है, एंगुलर मोमेंटम ऊपर है, वो कांस्टेंट हमने पता लगा लिया कि कांस्टेंट है, मास तो कांस्टेंट ही होता है, यानी हम ये कह सकते हैं कि ये जो डेल्टा ए बाई डेल्टा टी होता है ये क्या है, कांस्टेंट है। यानी केपलर ने जो डेटा से पता लगाया था, जो रिलेशन उसने पता लगाया था वो सही है ना, हमने पता लगा लिया कि वो सही है ना। तो केपलर का सेकंड लॉ आपने प्रूव कर दिया कि वो सही होता है, ठीक है। ओके, अब हम ये देखेंगे कि जो केपलर का जो सेकंड लॉ है उसको एंगुलर मोमेंटम की फॉर्म में देखते हैं, है ना, क्योंकि ये भी एक फॉर्म है। केपलर का जो सेकंड लॉ है वो बेसिकली क्या है, इट इज अ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, है ना। केपलर के सेकंड लॉ के पीछे कौन सा फिजिकल लॉ काम कर रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, है ना। इसलिए केपलर के सेकंड लॉ को एंगुलर मोमेंटम की फॉर्म में भी देखते हैं, है ना, कैसा उसका एक्सप्रेशन आएगा। ओके, तो ये हमारा इलिप्स है और ये सन है ना, यहाँ पे आपका प्लेनेट है, ठीक है, और प्लेनेट और सन को कनेक्ट करने वाला ये डिस्टेंस r है, ठीक है ना। सपोज कीजिए ये डिस्टेंस r1 है ना, और इस वक्त प्लेनेट की जो वेलोसिटी है, स्पीड है, वो है v1, ठीक है ना। तो एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा, अभी हमने एंगुलर मोमेंटम का एक्सप्रेशन देखा था, वो कितना होता है, मास ऑफ द प्लेनेट कितना स्पीड है v1 और ये डिस्टेंस कितना है r1, तो एंगुलर मोमेंटम हो गया आपका mv1 r1, है ना। अब मान लेते हैं कि कुछ समय बाद ये प्लेनेट यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे सन से इसकी दूरी हो जाती है r2, ठीक है, और इसकी स्पीड हो जाती है v2 हो जाती है, सपोज कीजिए, है ना। तो यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा, L इज इक्वल टू मास ऑफ द प्लेनेट, कितनी स्पीड है v2 और कितना डिस्टेंस है r2, है ना। अभी हमने देखा था कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, यानी हम ये कह सकते हैं कि, है ना, हम ये कह सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, यानी कि ये जो आपका है mv1 r1 ये बराबर हो जाएगा इसके mv2 r2 के, है ना। तो ये आपने एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व कर दिया, दोनों एंगुलर मोमेंटम सेम रहेंगे, या प्लेनेट कहीं पे भी हो, उसकी पोजीशन यहाँ पे कहीं पे भी हो, उसका एंगुलर मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगा, है ना। अब यहाँ पे एक थोड़ी सी दिक्कत है ना, क्या है कि ये एलिप्स है ना। सर्किल में तो क्या होता था कि ये जो स्पीड है, ये जो वेलोसिटी है वो रेडियस के हमेशा परपेंडिकुलर होती थी, है ना। तो आप ये लिख सकते हो mvr, क्योंकि वो v और r हमेशा परपेंडिकुलर होती है, लेकिन एलिप्स में ये परपेंडिकुलर नहीं है ना। तो या तो इस वेलोसिटी का आपको कंपोनेंट निकालना पड़ेगा जो कि इस डिस्टेंस के परपेंडिकुलर हो, है ना। लेकिन हमको प्रॉब्लम में इतना डिफिकल्ट नहीं आएगा, क्योंकि आपको एलिप्स के अंदर दो ही पोजीशन पे अधिकतर आता है कैलकुलेट करने के लिए, है ना। वो क्या है, आप देखो एलिप्स के अंदर ये जो दो पोजीशंस हैं, जब ये प्लेनेट यहाँ पे आ जाता है ना, ये आपका सन है, जब प्लेनेट यहाँ पे आता है ना, तो उसकी जो स्पीड है और इसका जो डिस्टेंस है यहाँ से सन से, ये जो डिस्टेंस है, इसके ये स्पीड परपेंडिकुलर हो गई, है ना। तो इस केस में आप आसानी से वो लिख सकते हो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला, वो कितना हो जाएगा, मास इंटू स्पीड इंटू डिस्टेंस फ्रॉम द सन, क्योंकि यहाँ पे रेडियस और वेलोसिटी परपेंडिकुलर है। इसलिए आपकी जो प्रॉब्लम आती है वो हमेशा इस सिचुएशन में आती है, क्योंकि बीच में जो सिचुएशन आएगी तो यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी और रेडियस ये परपेंडिकुलर नहीं होते। अगर ये सर्किल होता तब तो ये हमेशा 90 डिग्री पे रहते हैं, है ना। तो ये एक थोड़ा सा इसमें रहता है।
है ना, या फिर आपके ये वाला आएगा कि जो प्लेनेट है यहाँ पे इधर है और v स्पीड से जा रहा है, तो ये जो डिस्टेंस है ये प्लेनेट का यहाँ से, ये भी क्या होगा 90 डिग्री पे है, स्पीड और डिस्टेंस ये 90 डिग्री पे है, तो भी हम यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम लिख सकते हैं mvr, या जो भी यहाँ पे स्पीड होगी और ये जो डिस्टेंस है, ठीक है ना, जो भी आपको प्रॉब्लम में दे रखा होगा, है ना, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम की फॉर्म में भी हमने केपलर के सेकंड लॉ को देख लिया कि दो अलग अलग पॉइंट पे एंगुलर मोमेंटम हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। तो केपलर के सेकंड लॉ को हमने एंगुलर मोमेंटम की फॉर्म में भी देख लिया, है ना, ओके। अब हम एक छोटी सी चीज़ देखेंगे जिसमें सेकंड लॉ को अर्थ के मोशन पे अप्लाई करेंगे और फिर हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, है ना, ओके। फाइनली हम अर्थ के ऑर्बिट की स्टडी कर लेते हैं, एक दो बातें हैं उनको जल्दी से देख लेते हैं, है ना। तो ये अर्थ का इलिप्टिकल ऑर्बिट है और इस तरीके से वो सन के चारों तरफ चक्कर लगा रही है ना। इलिप्टिकल ये जो शेप है इसके अंदर दो फोकस होते हैं, है ना। इस बार सन को हमने यहाँ नहीं रखा, इस वाले फोकस पर रखा है ना, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा बेटर रहेगा अर्थ के मोशन की स्टडी करना। तो इस बार हमने सन को इस फोकस पे ना रख के इस वाले फोकस पे रखा है, ठीक है ना, क्योंकि इसी एंगल से हम इसको इस तरीके से देख रहे हैं कि सन इस बार इस वाले फोकस पे है ना, ओके। तो ये आपकी अर्थ है और ये इस तरीके से सन का रिवोल्यूशन कर रही है ना। यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है ये सन से पास है, तो इसको हम क्या कहेंगे, पेरिलियन डिस्टेंस, है ना, पेरिलियन पॉइंट या पेरिलियन, ये जो डिस्टेंस है इसको पेरिलियन डिस्टेंस, और ये जो पॉइंट है कौन सा है, पेरिलियन पॉइंट, है ना, जब अर्थ सन से सबसे पास होती है ना। पी से क्योंकि पास होता है इसलिए ये याद करने में आसानी रहेगी कि ये पेरिलियन पॉइंट है ना। और यहाँ से इस तरीके से अर्थ ये रिवॉल्व करती हुई यहाँ से जाती हुई ये यहाँ पे आ जाती है ना, ये सन से सबसे दूरी पे आ गई, है ना। तो अर्थ की पोजीशन अब यहाँ पे सन से काफ़ी दूर हो गई, है ना। इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, एफिलियन डिस्टेंस, है ना। तो सन से दूरी ज़्यादा हो गई अर्थ की और यहाँ पे कम थी, है ना। इस वजह से कई लोगों में ये गलतफहमी है कि अर्थ सन से ज़्यादा दूर चली गई इसलिए अब उस पर कम गर्मी पड़ेगी, है ना, क्योंकि वो दूर चली गई, है ना। और जब वो अर्थ सन के पास आ जाती है तो ज़्यादा गर्म हो जाएगी, यानी ज़्यादा हॉट टेम्परेचर हो जाएगा। ये धारणा बिल्कुल गलत है। गलत क्यों है? पहली बात तो ये जो अर्थ का मिनिमम डिस्टेंस होता है और मैक्सिमम डिस्टेंस होता है इसमें ज़्यादा अंतर नहीं होता। जैसे कि मैंने आपको केपलर के फर्स्ट लॉ में बताया था कि अर्थ का जो डिस्टेंस है सन से, मिनिमम डिस्टेंस और मैक्सिमम डिस्टेंस में ज़्यादा अंतर नहीं होता, है ना। ये जो मिनिमम डिस्टेंस होता है अर्थ का, ये कितना होता है, 147 मिलियन किलोमीटर्स, और ये जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है यहाँ से यहाँ तक, ये होता है 152 मिलियन किलोमीटर, है ना। आप इनमें देखोगे कि जो मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस है इसमें सिर्फ 5 मिलियन किलोमीटर का अंतर है, जो कि अगर आप परसेंटेज की फॉर्म में देखोगे तो सिर्फ 3% होता है। ये अंतर बहुत ज़्यादा नहीं है। और अर्थ का जो ऑर्बिट है ये लगभग सर्कुलर होता है ना। जैसा कि आपने देखा होगा कि केपलर के फर्स्ट लॉ वाली वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि अर्थ का जो ऑर्बिट है ये लगभग सर्कुलर है, बहुत कम इलिप्टिकल होता है, यानी मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं होता। और इस वजह से हॉट और कोल्ड, मतलब जो समर और विंटर्स, इस वजह से नहीं आते कि वो अर्थ सन से ज़्यादा दूर हो गई या पास हो गई, इस वजह से नहीं आते, है ना। तो इस वजह से सीजन्स नहीं आते कि अर्थ पृथ्वी से पास आ जाती है, दूर चली जाती है, इस वजह से नहीं आते, क्योंकि ये दूरियां तो लगभग सेम है, बहुत कम अंतर है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो सीजन्स किस वजह से आते हैं? सीजन आते हैं अर्थ के टिल्ट की वजह से। अर्थ का जो एक्सिस टिल्ट हो रखा है ना, ये जो अर्थ का एक्सिस कहाँ पे पॉइंट करता है, नॉर्थ की दिशा में, है ना। तो सपोज कीजिए अर्थ का जो एक्सिस है ये नॉर्थ की तरफ पॉइंट हो रहा है और ये डायरेक्शन हमेशा फिक्स रहती है स्पेस में, है ना। तो इस डायरेक्शन को हमको फिक्स रखना है कि नॉर्थ में पॉइंट हो रहा है और इस तरीके से अर्थ चलती जाएगी। इसकी जो डायरेक्शन है एक्सिस की, ये हमेशा फिक्स रहेगी, हमेशा नॉर्थ की तरफ पॉइंट हो रही है।
और ये जनवरी के करीब 4 जनवरी के करीब अर्थ यहाँ पे आ जाता है, सन से सबसे पास जनवरी के टाइम पे आता है ना। यानी जो पेरिलियन पॉइंट है वो कब आता है, 4 जनवरी के आसपास आता है ना। इस वक्त अर्थ की दूरी सन से सबसे कम होती है ना। ओके, और इस तरीके से फिर ये प्लैनेट अर्थ नॉर्थ एक्सिस हमेशा नॉर्थ की तरफ रहेगी और ये इस तरीके से चलता जाएगा और अब यहाँ पे इस तरफ आ गई है ना। अभी भी आपने देखा कि हर वक्त ये जो एक्सिस की डायरेक्शन है ये हमेशा नॉर्थ की तरफ पॉइंट हो रही है, ये कभी भी चेंज नहीं होगी, है ना। अब आपने देखा ये कौन सा टाइम है, ये 4 जुलाई के आसपास होता है, जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मी का मौसम होता है ना। यानी आपने देखा कि दूरी की वजह से इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अर्थ पृथ्वी से ज़्यादा दूर है लेकिन अभी भी क्या हो रहा है, यहाँ पे नॉर्थ हेमिस्फीयर पे समर्स हो रही है ना। वो किस वजह से है, क्योंकि अर्थ का जो एक्सिस है वो नॉर्थ की तरफ टिल्टेड है ना, 23.5 डिग्री से टिल्टेड होता है। यानी आप देखो कि जो नॉर्थ का जो हेमिस्फीयर है वो सन की तरफ झुका हुआ है, दिख रहा है ना ऐसे, ये जो नॉर्थ हेमिस्फीयर है ये सन की तरफ झुका हुआ है ना। तो ये जो रेज है वो डायरेक्ट पड़ रही है, ज़्यादा पड़ रही है, इस वजह से समर होती है। यानी ये जो सीजन्स होते हैं समर और विंटर, ये किस वजह से होता है, ये अर्थ के टिल्ट की वजह से होता है। जब आपका जुलाई का टाइम आ जाएगा, जो जून सोलिस्टिस होता है ना, तो अर्थ का ये जो एक्सिस है ये सन की तरफ हो गया है ना, इस वजह से यहाँ पे ज़्यादा इंटेंस रेस पड़ रही है। अब जब आप यहाँ पे आओगे और दिसंबर सोलिस्टिस आएगा तो आपने देखा कि जो नॉर्थ हेमिस्फीयर है वो सन से अवे टिल्टेड हो रहा है, यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सन से अवे हो गया, तो इस वजह से सन की रेज की जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाती है और विंटर्स पड़ने लगती हैं, है ना। तो ये कारण होता है सीजन्स आने का। इस पूरे मोशन के दौरान जो ये जो अर्थ का एक्सिस है वो हमेशा नॉर्थ की तरफ पॉइंट हो रहा है, ठीक है। ओके, एक दूसरी बात ये है कि क्योंकि अर्थ यहाँ पे सन के पास आ जाती है ना, इसलिए यहाँ पे क्या होता है कि केपलर के जो सेकंड लॉ में अभी हमने देखा था कि जब ये डिस्टेंस कम हो जाता है तो जैसे दिसंबर सोलिस्टिस आएगा तो क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस कम हो जाता है तो स्पीड बढ़ जाती है, यानी अर्थ यहाँ से थोड़ा फास्ट ट्रेवल करती है ना। ये अंतर बहुत ज़्यादा नहीं है ना, लेकिन कंपैरिजन में देखा जाए तो जब अर्थ सन के पास आ जाती है तो डिस्टेंस कम हो जाता है तो स्पीड बढ़ जाएगी, यानी अर्थ यहाँ से थोड़ी तेज स्पीड से निकल रही है। और इसलिए ये जो विंटर सीजन होता है ये 2-4 दिन शॉर्ट होता है ना, क्योंकि यहाँ से अर्थ थोड़ी ज़्यादा स्पीड में ट्रैवल करके निकल जाती है ना। तो ये केपलर का सेकंड लॉ हमने अप्लाई कर दिया अर्थ के रिवॉल्यूशन पे, ठीक है। ओके, अब हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ओके, आइए अब कुछ प्रॉब्लम्स ट्राई करते हैं, है ना। ओके, ये सारी प्रॉब्लम जो नीट में आई थी ये बहुत ही सिंपल है, बहुत आसानी से आप इनको कर लोगे, है ना। ओके, तो आपको क्या करना है, पॉज, है ना, पॉज करके इसको रीड कीजिए एंड ट्राई दिस प्रॉब्लम, ठीक है ना। बहुत आसान है, आसानी से जो सेकंड लॉ के जो हमने कई फॉर्म देखे, केपलर का जो सेकंड लॉ है उसका हमने एरिया के हिसाब से एक एक्सप्रेशन देखा था, एक हमने ये देखा था कि डिस्टेंस जब ज़्यादा हो जाता है तो स्पीड कम हो जाएगी और डिस्टेंस जब सन से पास हो जाता है तो स्पीड बढ़ जाती है ना। और तीसरा हमने देखा था कि एंगुलर मोमेंटम के हिसाब से जो एक्सप्रेशन था, ये तीनों चीज़ें आपको अप्लाई करना है और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, है ना। ओके, तो इस वीडियो को आप पॉज करके इसको ट्राई करो, ठीक है। ओके, अब मैं इसका सॉल्यूशन कर देते हैं, है ना। ओके, तो इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि एक इलिप्टिकल ऑर्बिट दे रखा है आपको प्लेनेट का, ये कोई प्लेनेट है जो सन के चारों तरफ इलिप्टिकल ऑर्बिट में जा रहा है, और आपको दे रखा है कि शेडेड एरिया जो SCD है, ये जो शेडेड एरिया है SCD इज ट्वाइस द शेडेड एरिया SAB। ये जो एरिया है इससे डबल है ये वाला एरिया, है ना। फिगर से हमको दिखाई भी दे रहा है और क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ T1 इज द टाइम फॉर द प्लेनेट टू मूव फ्रॉम C टू D, यानी C से लेकर D तक चलने में कितना टाइम लगाया, T1, है ना। और ये इस तरीके से दे रखा है प्लेनेट की डायरेक्शन यहाँ से, है ना।
क्लॉकवाइज दे रखी है, जबकि सारे प्लेनेट वैसे काउंटर क्लॉकवाइज चलते हैं, लेकिन इसमें दे रखा है क्वेश्चन में तो मान लेते हैं। और ए से लेके बी तक जाने में कितना टाइम लग रहा है, t2 टाइम लग रहा है। t2 इज द टाइम टू मूव फ्रॉम ए टू बी, है ना। तो हमको रिलेशन पता करना है, ये टाइम में रिलेशन पता करना है, ठीक है। ओके, केपलर का जो हमने एक्सप्रेशन देखा था एरिया का, वो क्या देखा था कि जो एरिया होता है ना, और ये चीज देखी थी हमने, दो अलग अलग एरिया जो होते हैं उनमें जो टाइम लगता है उसका ये एक्सप्रेशन सेम आता है ना। यानी दो एरिया और उसका जो टाइम है, उस एरिया को कवर करने में जो टाइम लग रहा है और इस एरिया को कवर करने में जो टाइम लग रहा है ना। अब क्योंकि इसमें 1 और 2 लिखा रहता है तो इस वजह से क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं हो जाए, इसलिए हम इसको हटा देते हैं, है ना। इसका मतलब वही है कि इस एरिया को कवर करने में कितना टाइम लग रहा है और इस एरिया को कवर करने में कितना टाइम लग रहा है ना, ये चीज है। ओके, है ना। अब हम देखते हैं कि जो SCD एरिया है इसको कवर करने में कितना टाइम लगा, T1 टाइम लगा, है ना। यानी आप लिख सकते हो यहां पे कि एरिया SCD, इस एरिया को कवर करने में टाइम कितना लगा, T1 टाइम लगा। और ये हो जाएगा बराबर आपका एरिया SAB, है ना। इस एरिया को कवर करने में कितना टाइम लग रहा है, T2 टाइम लग रहा है ना। ये चीज आपने देख ली। ओके, अब हमको ये कह रखा है कि ये एरिया इसके ट्वाइस है ना, तो इस एरिया को A मान लेते हैं, है ना। तो ये सपोज कीजिए ये एरिया A है, इसको कवर करने में टाइम लगा T2, और ये जो एरिया SCD ये इसको ट्वाइस है, यानी यहां पे आ जाएगा 2A आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करके आंसर आ जाएगा, है ना। A से A कैंसिल हो जाएगा, T1 उधर चला जाएगा, तो आंसर कितना आ गया, A से A कैंसिल हो गया, T1 उधर चला गया, तो T1 इधर आ गया और T2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, तो 2T2 आ गया। तो ये आपका आंसर आ गया, यानी T1 इज इक्वल टू 2T2, ठीक है। ये देखो आप, T1 इज इक्वल टू 2T2, है ना, क्योंकि ये टाइम C से D में जाने में जो टाइम है वो T1 है, और वो हमको यहां से ऑब्वियसली दिख रहा है। आप फिगर देख के डायरेक्टली टिक कर सकते थे, आपको दिख रहा है यहां से ये डबल एरिया है तो टाइम उसके हिसाब से डबल लगेगा। हालांकि जैसे ही आप आपके दिमाग में तो ये रहेगा फॉर्मूला, है ना, इसको जैसे ही आप डालोगे तो आपको आंसर दिखाई दे जाएगा, है ना। A से A कैंसिल हो रहा है और दिख रहा है कि T1 2T2 के बराबर है। ओके, तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि ए प्लैनेट मूव्स अराउंड द सन, एक प्लैनेट सन के चारों तरफ जा रहा है एट अ गिवन पॉइंट P, किसी पॉइंट P पे वो सन से सबसे कम दूरी पे है। इट इज एट द क्लोजेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सन, वो क्लोजेस्ट डिस्टेंस कितना है, D1 है, और उस वक्त उसकी स्पीड V1 है ना। अब वो एक दूसरे पॉइंट पे चला जाता है जो कि सन से फारदेस्ट है, सबसे दूरी पे है। इस वक्त उसका सन से डिस्टेंस D2 हो जाता है और उसकी स्पीड कितनी होगी ये पूछा है ना। ओके, इसको भी आप सॉल्व कर सकते हो पॉज करके, ठीक है, यू कैन ट्राई। यहाँ पे कौन सा चीज अप्लाई होगा, है ना। 4 चीजें आपके पास, एरिया, स्पीड, एंगुलर मोमेंटम, ये 3 फॉर्म्स है ना। ओके, वहां से आप कोई सा भी आप अप्लाई करके ये कर सकते हो, ठीक है। तो आप इसको ट्राई करो, बहुत ही सिंपल है ना। ओके, यू कैन ट्राई इट। ओके, इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में बेसिकली ये दे रखा है कि ये आपका इलिप्स है और यहां पे इस फोकस पे सन है ना। तो सन से जब प्लेनेट पास दूरी पे था तो वो डिस्टेंस कितना है, पास वाला डिस्टेंस कितना है, D1 है और स्पीड है V1, यानी, है ना, जो पास वाला डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है ये आपको D1 दे रखा है और यहां पे स्पीड हो गई प्लेनेट की V1 हो गई। और जब वो यहां पे दूरी पे आ जाता है, मैक्सिमम दूरी, ये सन से मैक्सिमम दूरी है, ये दूरी आपको D2 दे रखी है और यहाँ पे जो स्पीड है ये V2 हो जाती है। ये V2 की वैल्यू आपको निकालनी है।
अब हमको मालूम है कि इस रिवॉल्यूशन के दौरान प्लैनेट जो सन के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है और एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा, है ना। तो एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व कर देते हैं। तो यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम कितना हो गया, प्लैनेट का मास है m, स्पीड है v1 और डिस्टेंस है सन से d1। क्योंकि यहाँ पे देखो डिस्टेंस और इसमें वेलोसिटी में ये 90 डिग्री का वो है, इसलिए आप डायरेक्टली ये लिख सकते हो उसको, है ना। और यहाँ पे भी डिस्टेंस और स्पीड इसमें ये 90 डिग्री का है, इसलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम इस पॉइंट पे ये आ गया m v1 d1, और यहाँ पे कितना आ जाएगा m, मास तो वही रहेगा प्लेनेट का, v2 और ये डिस्टेंस d2। आपको निकालना है क्या है, v2 निकालना है ना। ओके, m से m कैंसिल हो जाएगा, v2 की वैल्यू आ गई, ये d2 नीचे चला जाएगा, यानी v1 d1 अपॉन d2, है ना, या d1 d2 इंटू v1, है ना। आपको देखो क्वेश्चन में दिख रहा होगा, तो ये आपका आंसर हो गया, है ना। तो बहुत ही आसानी से आपने देखा कि एंगुलर मोमेंटम वाला जो एक्सप्रेशन है, जैसे ही आप उसको अप्लाई करते हो आसानी से वो रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया, और है ना। अब ये वाला क्वेश्चन है, ये भी एंगुलर मोमेंटम से हो जाएगा, बहुत ही आसानी से हो जाएगा, इसको भी आप इजीली ट्राई कर सकते हो। इसमें क्या लिखा हुआ है, ए प्लैनेट मूविंग अलोंग ए इलिप्टिकल ऑर्बिट इज क्लोजेस्ट टू सन एट डिस्टेंस r1, यानी क्लोज डिस्टेंस कितना है, क्लोजेस्ट सबसे पास वाला डिस्टेंस r1 है, और सबसे दूरी वाला जो डिस्टेंस है वो है r2। v1 और v2 आपको स्पीड दे रखी है, जब वो r1 और r2 पे होता है तो आपको वो स्पीड दे रखी है। तो हमसे स्पीड का ये रेशियो पूछा है ना, वही काम करना है ना। आप इसको ट्राई करो, है ना, बहुत ही आसान है। कुल मिला के ये सिंपल सी चीज़ दे रखी है, ये सन है, इधर नियरेस्ट पॉइंट, ये जो डिस्टेंस है आपका r1 है, इस वक्त स्पीड v1 दे रखी है, और यहाँ पे ये जब मैक्सिमम डिस्टेंस हो जाएगा तो ये स्पीड v2 दे रखी है। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर देंगे, m v1 r1 इज इक्वल टू आ जाएगा m v2 r2। एक मिनट, ये क्या कर दिया, v2 r2, है ना। आपको m से m कैंसिल हो जाएगा, v1 और v2 का रेशियो चाहिए आपको, तो v2 के v1 के नीचे ये v2 आ गया, इधर r2 रह जाएगा, और इसके नीचे ये r1 आ गया, बस ये आ गया आपके पास रिलेशन। यानी स्पीड का जो रेशियो कितना आ गया, r2 अपॉन r1। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व किया और आंसर आ गया, है ना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यानी v1 अपॉन v2 कितना हो गया, ये अपोजिट हो जाएगा, r2 अपॉन r1, है ना। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन है ये, इसमें क्या दे रखा है आपको, ये फिगर दे रखा है ना। और हमसे ये सी पॉइंट कौन सा है, जब प्लेनेट सन से सबसे दूरी पे आ जाता है, और फिर प्लेनेट यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट बी पे, और फिर ये सबसे पास, सन से सबसे पास आ जाएगा इस पॉइंट ए पे। तो आपको इन तीनों पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी के बारे में रिलेशन पता करना है ना। अब काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, स्पीड पे डिपेंड करती है। बस आपको स्पीड चेक करनी है कि कहाँ पे स्पीड ज़्यादा है, कहाँ पे कम है ना। आपको मालूम है कि जब सबसे दूरी पे होगा प्लेनेट तो स्पीड क्या हो जाएगी, कम होगी या ज़्यादा होगी, है ना। सबसे ज़्यादा जब दूरी हो जाती है ना, जब हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि जब डिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है तो स्पीड कम हो जाती है ना। यानी सी पे जो स्पीड है वो कम है ना, उसके बाद बी पे आ जाओगे आप, है ना, ये स्पीड सी से ज़्यादा हो जाएगी, है ना। और जब सबसे कम डिस्टेंस हो जाएगा, जब ए पे आ जाओगे, तो ये स्पीड ए पे जो स्पीड है सबसे ज़्यादा हो जाएगी, है ना। तो स्पीड में रिलेशन आ गया, सबसे कम, सबसे दूरी पे हो तो सबसे कम स्पीड हो गई, फिर धीरे धीरे आपकी स्पीड बढ़ती जा रही है, और जब आप सब सन के सबसे करीब आ जाओगे तो स्पीड सबसे ज़्यादा हो जाएगी, है ना। बस स्पीड के ही तो डायरेक्टली काइनेटिक एनर्जी होती है। यानी आंसर आ गया, काइनेटिक एनर्जी एट ए इज ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी एट बी एंड दिस इज ग्रेटर देन काइनेटिक, ये चीज़ आ गई। कौन सा है,
ए सबसे ज़्यादा है, फिर बी है ना, ये वाला आ गया ए बी सी है ना। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल थे है ना, लेकिन अगर हमने कंसेप्ट पढ़ रखे तो फिर ये बहुत सिंपल है ना, कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चन में। अगली बार जब मैं कैपलर्स के लॉ की प्रॉब्लम्स करवाऊंगा तो कुछ अच्छी जेई की प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे है ना। ये नीट के प्रॉब्लम्स ही बहुत सिंपल प्रॉब्लम्स है ना। ओके, सिर्फ आइडिया लग गया हमको कि किस तरीके से कंसेप्ट अप्लाई करना है। ठीक है, ओके, सो थैंक यू फॉर टुडे, सी यू नेक्स्ट टाइम।